हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 20 व्यावसायिक वित्त के स्रोत। यानी जो व्यवसाय में जितना ही पैसा आता है, पूंजी आती है, वो कहाँ कहाँ से आती है और कितने प्रकार से हम उस पूंजी को व्यवसाय में लाते हैं। तो इसमें हम वही पढ़ेंगे। तो देखो, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा पार्ट डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा हो सकता है, सिर्फ 5 या 6 पार्ट में हो सकता है। तो आप सारे पार्ट अच्छे से देखना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे हर पार्ट में। तो शुरू करते हैं। देखो, व्यवसाय में जब जब हम व्यवसाय शुरू करते हैं, तो पैसा उसमें मेन चीज़ होती है, यानी पूँजी। कि मतलब उसको कि जो बिज़नेस को शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, लोन लेना है या किसी से उधार लेना है या फिर शेयर्स इश्यू करने हैं। तो उसके और कंपनी में ना पूँजी इस हिसाब से भी आती है कि कंपनी है किस तरह की, यानी प्राइवेट है या पब्लिक है। अगर पब्लिक है तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। प्राइवेट को भी ज़रूरत होती है, लेकिन पब्लिक पूरी पब्लिक के लिए होती है, पूरी जनता के लिए होती है। तो हम उसमें शेयर्स वगैरह भी इश्यू करते हैं, यानी अंश वगैरह भी जारी करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या होता है कि जो व्यावसायिक स्रोत है, यानी जो व्यावसायिक जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें देखो ऐसे बिल्डिंग खरीदनी होती है या फिर ज़मीन खरीदनी होती है, मशीन वगैरह खरीदनी होती है, प्लांट खरीदना होता है और माल खरीदना होता है। उसके लिए फिर हमें गाड़ी वगैरह खरीदनी होती है ताकि माल को इधर से उधर ले जा सकें। कर्मचारी वगैरह भर्ती करने होते हैं, मैनेजर्स वगैरह रखने होते हैं। मतलब बहुत जितने भी काम होते हैं बिज़नेस में, उन सब के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो पैसा आता कहाँ से है, कितने प्रकार से आता है और कितने समय के लिए हम, जैसे मान लो कुछ पैसे हम कुछ महीनों के लिए उधार लेते हैं, कुछ पैसे हम कुछ सालों के लिए लेते हैं और कुछ पैसे हम बहुत ज़्यादा सालों 10-20 साल के लेते हैं। तो यानी अलग-अलग तरीके से लेते हैं। तो हम वो सब क्या कहलाते हैं और वो कितनी तरह से पैसे हम इकट्ठा करते हैं अपने बिज़नेस में, वो सब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो, व्यावसायिक वित्त के स्रोत मतलब व्यावसायिक उपक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। पर्याप्त वित्त के अभाव में ना तो व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है और ना ही व्यवसाय का विस्तार। इसका मतलब ये है, उपक्रम मतलब कि जो बिज़नेस कंपनी है, ठीक है, उसको बोलते हैं उपक्रम। तो व्यावसायिक उपक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसका मतलब है कि अच्छे ढंग से चलाने के लिए, ताकि उसकी अच्छी इमेज बन सके, अच्छी गुडविल बन सके, अच्छी पहचान बन सके लोगों के सामने, पब्लिक में, जनता में, और जो ग्राहक हमारा माल खरीद रहे हैं उन लोगों के सामने, ताकि हमारा माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके और लंबे समय तक हमारा बिज़नेस चल सके। और जो उसके अंदर हमारी कंपनी जो मैनेज हो रहा है, हमारी कंपनी जो मैनेज हो रही है कर्मचारियों के बीच, मैनेजर्स के बीच, यानी कंपनी को जिस तरह से चलाया जा रहा है, जो भी सारे कार्य उसके अंदर होते हैं, उन सब के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और कंपनी को और लंबे समय तक चलाने के लिए, उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, यानी पूँजी की ज़रूरत होती है। तो उसे कहते हैं व्यावसायिक वित्त, यानी वित्त माने फाइनेंस, यानी पैसा, ठीक है। तो देखो, व्यावसायिक वित्त की प्रकृति, प्रकृति मतलब विशेषताएँ। अगर कभी आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ जाए कि व्यावसायिक वित्त की प्रकृति बताओ या फिर बिज़नेस की प्रकृति क्या होती है, माने किसी की भी अगर ये प्रकृति पूछ ले, तो कन्फ्यूज़ मत होना, उसका मतलब होता है विशेषता, यानी फीचर्स, ठीक है। देखो, पहला है, यह सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए आवश्यक होता है। तो मतलब व्यावसायिक वित्त यानी पैसा हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी होता है। फिर तो आप छोटा बिज़नेस कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, चाहे कैसा भी कर रहे हो, किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर रहे हो, हर बिज़नेस को शुरू करने के लिए, उसको लंबे समय तक चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। बस फ़र्क इतना पड़ता है कि बिज़नेस छोटा है या बड़ा है, उसके हिसाब से पैसा मैनेज करना होता है, ठीक है। जैसे बड़ा है तो ज़्यादा और छोटा है तो कम पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। व्यवसाय बड़ा हो या छोटा हो, दोनों में ही वित्त की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसकी मात्रा व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है। अभी बताया था ना कि हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन कितना पैसा चाहिए वो उसके आकार पे निर्भर करता है कि बिज़नेस कितना बड़ा है और उसमें माल हम किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, किसका सामान जो वस्तुएँ हैं या सेवाएँ कितने प्रकार की हैं, किस तरह की हैं, ठीक है। व्यवसाय का आकार बढ़ने के साथ-साथ वित्त आवश्यकता भी बढ़ती है और व्यवसाय का आकार घटने के साथ-साथ इसकी आवश्यकता भी घटती है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने बिज़नेस शुरू किया है और आप अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहते हो, उसको बढ़ा रहे हो, तो जितना आप उसको बढ़ाना चाहोगे उतने ज़्यादा पैसों के पैसे लगेंगे। और अगर आप उसको छोटा करना चाहोगे तो पैसे कम होते जाते हैं, ठीक है। सभी प्रकार की पूँजी शामिल होती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, वो तो सिर्फ़ उधार ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं बैंक वगैरह से अपने दोस्तों से। लेकिन जो पब्लिक कंपनियाँ होती हैं, जो सार्वजनिक कंपनियाँ होती हैं, सरकार की तरफ से खोली जाती हैं, उनमें पूँजी यानी पैसा हम बहुत तरीकों से ले सकते हैं कि हम उधार भी ले सकते हैं, किसी से लोन ले सकते हैं बैंक से। और एक होता है ऋण पत्र, ऋण पत्र मतलब डिबेंचर, वो भी हम जारी कर सकते हैं जनता को। वो जो ऋण पत्र जो भी खरीदता है जनता में से, वो एक तरह से लोन लेनदार बन जाता है हमारा, कि मतलब हमने उससे लोन लिया और उसे हम ब्याज देते हैं। और होते हैं कुछ होते हैं अंश, जैसे समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, वो होते हैं कंपनी के मालिक एक तरह से,
कि जो खरीदेगा उन अंशों को मालिक बन जाता है। तो मतलब हम कई तरह से कंपनी में पैसा लाते हैं, ठीक है। व्यावसायिक वित्त में स्वामी पूंजी और ऋण पूंजी दोनों सम्मिलित होती है। मतलब स्वामी पूंजी का मतलब होता है जो अंश खरीदेगा वो स्वामी बन जाता है कंपनी का, यानी मालिक बन जाता है। और जो ऋण खरीदता है, यानी जो ऋण पत्र खरीदता है, जो लोन देता है, वो ऋणधारी बन जाता है कि हम उसे ब्याज देंगे, ठीक है। इससे व्यवसाय का आकार निर्धारित होता है कि मतलब आप जितना, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो अपना बिज़नेस बड़ा कर सकते हो ना। मतलब वही है कि अगर आपका पैसा कम है तो आपका बिज़नेस का आकार छोटा होगा, कि जो साइज़ है बिज़नेस का वो छोटा होगा। और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, तो आप चाहे बिज़नेस का साइज़ बड़ा कर सकते हो, ठीक है। वित्त की उपलब्धता पर ही व्यवसाय का आकार निर्भर करता है। जितना अधिक वित्त होगा उतना ही व्यवसाय का आकार बढ़ाया जा सकेगा, ठीक है। देखो, यह एक विस्तृत मद है। विस्तृत मद का मतलब होता है कि ये एक बड़ी जांच पड़ताल होती है, यानी एक बड़ी प्लानिंग होती है व्यावसायिक वित्त की, वित्त इकट्ठा करना। इसलिए बोला है विस्तृत मद है, क्योंकि ये एक बड़ी टर्म होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें सोची जाती हैं। जैसे पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाना, मतलब बिजनेस में कितना पैसा चाहिए ये सोचना, फिर उसको प्राप्त करना, यानी पहले तो हमें सोच लिया कि इतना पैसा चाहिए, फिर उसको लाना पूंजी को इधर उधर से लोन लेकर या अंश जारी करके, फिर पूंजी का उचित विनियोग करना, यानी आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, कर्मचारियों को सैलरी देना चाहते हो, वो सब करना, यानी इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। इसलिए बोला है कि ये विस्तृत मत है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया व्यावसायिक वित्त की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यावसायिक वित्त का महत्व, कि मतलब ये क्यों ज़रूरी है। महत्व मतलब इम्पोर्टेंस, यानी क्यों ज़रूरी है व्यवसाय में वित्त लाना, पैसा लाना क्यों ज़रूरी है। यह व्यवसाय की स्थापना के लिए आवश्यक है। स्थापना का मतलब होता है बिजनेस शुरू करने के लिए। व्यवसाय की स्थापना के समय भूमि, भवन, मशीनरी व फर्नीचर खरीदने तथा अन्य प्रारंभिक व्यय करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। मतलब वही है, भूमि खरीदना यानी ज़मीन खरीदना, भवन यानी बिल्डिंग खरीदना, मशीनरी वगैरह खरीदना, बहुत सारी मशीनों की ज़रूरत होती है ना। फर्नीचर वगैरह खरीदना, फर्नीचर मतलब जैसे आप बहुत सारा सामान वगैरह खरीद, सोफ़ा, बैठने के लिए कुर्सियाँ वगैरह, टेबल वगैरह, ये सब खरीदना। इन सब खरीदने के लिए। और प्रारंभिक व्यय मतलब जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो शुरुआत में बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं ना, छोटे-छोटे। उन सारे खर्चों के लिए हमें वित्त की ज़रूरत होती है, यानी पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। यह व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक है, यानी व्यवसाय को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए। व्यवसाय की स्थापना के हो जाने पर कच्चा माल खरीदना, क्रय करने का मतलब होता है खरीदना। कच्चा माल मतलब जैसे आप कुछ बनाने, आपकी कोई फैक्ट्री है, आप कुछ बनाते हो तो उसके लिए कच्चा माल लाओगे ना। जैसे आप बोतलें वगैरह बनाते हो तो उसके लिए प्लास्टिक चाहिए, तो वो होता है कच्चा माल। जैसे आप चीनी बना रहे हो तो उसके लिए आपको गन्ना चाहिए, तो गन्ना कच्चा माल होता है, ठीक है। जो पहला वस्तु होती है कच्चा माल कहलाएगी। जैसे आप कपड़ा बना रहे हो अगर कोई, तो उसके लिए कपास चाहिए, वैसे। तो कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। वेतन व मज़दूरी का भुगतान करना, यानी जैसे आपने कर्मचारी वगैरह रखे हुए हैं, मैनेजर है, तो उनको सैलरी वगैरह देना है, ठीक है। भाड़े का भुगतान करना, जैसे आप अपने ग्राहकों तक माल पहुँचा रहे हो, फिर दूसरे व्यापारियों को माल भेज रहे हो, तो जो भाड़ा देना पड़ेगा, जो गाड़ियाँ वगैरह आप बुक करोगे, जिसके जिसके द्वारा आप माल भेजोगे दूसरी जगह पर, तो गाड़ी वाले भाड़ा लेंगे ना, किराया वगैरह लेंगे, उसका भुगतान करने के लिए, मतलब इन सब के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए बोला है व्यवसाय को चलाने के लिए, व्यवसाय के अंदर जो भी क्रियाएँ होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, उन सब के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। यह व्यवसाय के आधुनिकीकरण व विस्तार के लिए आवश्यक है। आधुनिकीकरण का अर्थ है पुरानी मशीन के स्थान पर आधुनिक मशीनरी लगाना। इसका मतलब ये है कि आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि जो पहले मशीन जो इस्तेमाल करते थे, उसकी जगह पे अब नए-नए जो टेक्निक्स आए हैं, न्यू-न्यू टेक्निक्स आई है ना, कंप्यूटर वगैरह के थ्रू जो न्यू-न्यू टेक्निक्स आई हैं, जिससे जल्दी से जल्दी माल तैयार हो जाता है, अच्छे से अच्छे माल बनता है। तो मतलब पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक मतलब नई मशीनें लगाना। व्यवसाय के विस्तार के लिए भी वित्त की आवश्यकता होती है। इसका मतलब पहला ये है कि पुरानी मशीनों की जगह पे हम नई मशीनें इस्तेमाल करेंगे, तो वो महँगी भी पड़ती है थोड़ी, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। फिर आता है व्यवसाय के विस्तार के लिए। विस्तार के लिए मतलब उसको और बढ़ाने के लिए, उसका और विकास करने के और उसकी ग्रोथ करने के लिए भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यह साख बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। साख का मतलब होता है गुडविल। गुडविल मतलब साख मतलब इमेज बढ़ाने के लिए, पहचान अच्छी बनाने के लिए दूसरों के सामने। जैसे और बहुत सारी कंपनियाँ हैं, टाटा, वाटन की अच्छी पहचान बनी हुई है, हम तुरंत माल खरीद लेते हैं कि हाँ, अच्छी क्वालिटी का होगा। वैसे साख मतलब अच्छी पहचान बने, ग्राहकों के सामने उसकी अच्छी पहचान बढ़ाने के लिए, उसे बोलते हैं साख, ठीक है। वित्त द्वारा तुरंत भुगतान करके व्यवसाय की साख को बढ़ाया जा सकता है। मतलब जैसे मान लो इन्होंने लोन लिया है किसी से, और इन्होंने बोला कि हम 1 महीने के अंदर लोन का भुगतान कर देंगे, नहीं पेमेंट कर देंगे। वो मान लो 1 महीने में कर देते हैं ना, समय पे भुगतान कर देते हैं और ग्राहकों को अच्छा माल देते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, तो इससे उनकी पहचान अच्छी बढ़ती है ना, और ग्राहक आएँगे, तो उसे बोलते हैं साख, ठीक है।
जिन व्यवसायों की साख अच्छी होती है उन्हें आवश्यकता पड़ने पर ऋण आसानी से मिल जाता है। इसका मतलब यही है कि जिसकी अच्छी पहचान होती है और उसे किसी से लोन चाहिए तो उसे ज़्यादा कुछ मतलब कागज़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे तुरंत लोन मिल जाता है आसानी से, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये टाइम पे लोन चुका देंगे। ठीक है। अब देखो हमने पढ़ लिया कि क्यों ज़रूरी होता है वित्त। अब पढ़ेंगे वित्तीय आवश्यकताएँ कि मतलब अभी हमने पढ़ा क्यों ज़रूरी होता है, मतलब जो बिज़नेस है उसमें पैसों की क्यों ज़रूरत होती है और कहाँ-कहाँ ज़रूरत होती है। अब है वित्तीय आवश्यकताएँ, महत्व मतलब था कि क्यों ज़रूरत होती है। वित्तीय आवश्यकताएँ का मतलब होता है कितनी तरह से ज़रूरत होती है, कि मतलब कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं कि किसी से उधार लेते हैं कुछ समय के लिए, यानी कुछ दिनों के लिए सिर्फ़, कुछ होते हैं महीनों के लिए ले लेते हैं, कुछ सालों के लिए, बहुत सालों के लिए। तो वैसे ही 3 पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है, 3 चरण में, ठीक है। पहला है दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता, तो नाम से पता चल रहा है दीर्घ मतलब लंबा, यानी बहुत लंबे समय के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। जैसे व्यवसाय को 10 वर्ष से अधिक के लिए वित्त की आवश्यकता होती है तो इसे दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताएँ कहती है। ठीक है, देखो जैसे अगर आपके पास 1 नंबर का आ जाए पॉइंट, टिक मार्क में अगर क्वेश्चन आ जाए कि दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताएँ क्या होती हैं और ऑप्शन में आ जाए कि 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से कम या 10 वर्ष, तो 10 वर्ष से अधिक यानी 10 साल से अधिक के लिए जो लोन लिया जाता है उसे कहते हैं दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताएँ। ठीक है, और 2 नंबर का आ जाए तो आप लिख ही सकते हो, और 1 नंबर में आ जाए तो 10 वर्ष से अधिक यानी 10 साल से अधिक के लिए जो लोन लिया जाता है उसे दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताएँ कहते हैं। ठीक है। जैसे भूमि खरीदने के लिए यानी बिल्डिंग वगैरह खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, मशीनें वगैरह खरीदने के लिए हमें इस लंबे समय के लोन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। फिर आता है मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकताएँ। मध्यकालीन मतलब ना ज़्यादा लंबे समय के लिए और ना ज़्यादा कम समय के लिए, यानी बीच, मिडल के लिए। ठीक है। व्यवसाय को जब 1 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष से कम यानी 1 साल से ज़्यादा और 10 से कम सालों के लिए जो लोन लिया जाता है उसे मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकताएँ कहते हैं। ठीक है। उसे मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकताएँ कहते हैं, जैसे मशीनों की प्रतिस्थापन आदि। इसमें देखो मशीन वगैरह खरीदने के लिए हम लंबे समय के लिए लोन लेते हैं, लेकिन मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकताओं में क्या होता है कि मशीनें हमने खरीद ली। ठीक है। अब क्या करेंगे, मशीनों को हम लगाएँगे भी तो, सेट भी वगैरह करते हैं ना कंपनियों में, अच्छे से लगाते हैं, ज़मीन वगैरह में अच्छे से करना ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए उसको इस्तेमाल करते समय। तो मशीनों को लगाते समय जो खर्चा आता है उसके लिए हम मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकताएँ ज़रूरत पड़ती है, लोन लेते हैं मध्यकालीन, यानी 1 साल से ज़्यादा के लिए और 10 साल से कम, उसे कहते हैं मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकताएँ। ठीक है। अब आता है अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताएँ। वो था देखो 10 साल से अधिक के लिए दीर्घकालीन, मध्यकालीन था 1 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम। अल्पकालीन का मतलब होता है सबसे कम, यानी सबसे कम समय के लिए लेते हैं इसमें। व्यवसाय की 1 वर्ष तक की वित्तीय आवश्यकताओं को अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताएँ कहते हैं, यानी 1 साल तक बस। यानी कुछ महीने, 10 महीने, 11 महीने, 9 महीने, 8 महीने, हम इतने समय के लिए लेते हैं, सिर्फ़ 1 साल तक। ठीक है? उसे कहते हैं अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताएँ। जैसे माल खरीदने के लिए हम लेते हैं, कुछ कच्चा माल खरीदना है हमें उसके लिए ले लेते हैं, किसी की सैलरी देनी है या किसी का किराया देना है, उन सब के लिए, जैसे हम बिजली बिल वगैरह देते हैं उसके लिए, तो उसके लिए हम अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? देखो हमने इसमें पढ़ा अभी तक कि वित्तीय आवश्यकताएँ क्या होती हैं व्यवसाय की, उसकी विशेषताएँ क्या होती हैं, उसका महत्व क्या होता है और वित्तीय आवश्यकताएँ कितनी तरह की होती हैं, कि मतलब जो आवश्यकताएँ हैं वो दीर्घकालीन कौन-सी होती हैं, अल्पकालीन कौन-सी होती है और मध्यकालीन कौन-सी होती हैं। तो हम इससे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि व्यावसायिक वित्त के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, वो हम डिटेल से जानेंगे अच्छे से कि अंश वगैरह, ऋण पत्र वगैरह क्या-क्या होते हैं। ठीक है? तो मैं नेक्स्ट पार्ट अब जब अपलोड करूँगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको जो भी मैं अपलोड वीडियो करूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको ईज़िली मिल सके। और अगर आपको मैंने समझाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू।